हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को और हम डिस्कस कर लेंगे 5 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही मजा आएगा आपको। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। तब तक हम चलते हैं 5 सितंबर के पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। नोट कीजिएगा, भारत में हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 के तहत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। देखिए, जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जीएसटी को जाना जाता है। जीएसटी को इंडिया में 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। इसके लिए जो संविधान संशोधन लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन, वो 2016 में आया था और इसके आधार पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। एक आर्टिकल इंक्लूड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 279 का सब क्लॉज ए, और इसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। किसकी? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, अगर हम इंडिया में जीएसटी की बात करें, इसमें रिफॉर्म की बात करें, तो जीएसटी काउंसिल ही सारे डिसीजन लेती है। अभी तक 2017 से इंडिया में 4 स्लैब चल रहे थे जीएसटी के। इन 4 स्लैब में 5%, फिर 12%, 18% और 28%। लेकिन रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की 56th बैठक का आयोजन किया गया और इसमें जीएसटी की 2 स्लैब को निर्धारित किया गया है। अब जीएसटी की केवल 2 स्लैब होगी, 5% की और 18%। पहले कितनी थी? 4, 5, 12, 18 और 28। इसमें से जो खत्म हुई है वो 12% और 28% की स्लैब को खत्म किया गया। अब या तो 5% की स्लैब होगी या फिर 18% की स्लैब होगी। लेकिन यहां पर एक और चीज है, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि 40% का होगा। ये सिन गुड्स और जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उन पर लगाया जाएगा। सिन गुड्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी बिक्री को डीमोटिवेट किया जाना है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जांपल, जो तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं, सिगरेट्स वगैरह होती है, पाउच है ना, पान मसाला, इन सबको बैन करने के लिए उसे बैन नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर टैक्स इतना ज्यादा कर दो कि लोग उसको कम यूज करें या कम कंज्यूम करे, जिससे उसकी जो बिक्री है उसमें गिरावट आए। तो इसमें 40% का स्लैब लाया जा रहा है, 40% का टैक्स लाया जा रहा है पर्टिकुलर। और हाई स्पीड कार या फिर जो प्राइवेट जेट होते हैं, ऐसी जो लग्जरी आइटम होते हैं, उन पर भी 40% का टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जीएसटी स्लैब 2 रहेगी, अब 5% और 18% की। ठीक है, अब देखिए काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि 28% के स्लैब में थी, अब इनको 18% के स्लैब में लाया जा रहा है, जिनसे इनका जो रेट है वो भी कम होगा, चीजें सस्ती होगी। जैसे एसी की बात कर ले, शैम्पू, बाइक से टीवी और कार्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ये भी सस्ती होने की अब हमें चांसेस दिखाई देंगे, क्योंकि 28% से इन पर जीएसटी हो जाएगा 18%। कुछ एसेंशियल आइटम हैं जिन पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, अब इन पर जीएसटी 0% किया गया है। काफी सारी एसेंशियल मेडिसिन है, मेडिसिन एड से इन पर 0% जीएसटी किया गया है। बेबी प्रोडक्ट, काफी सारे डायपर, बेबी फूड, फीडिंग बॉटल्स, इन पर भी जीएसटी की जो स्लैब है वो खत्म कर दी गई है और 0% कर दिया गया है टैक्स। ये सारे जो टैक्सेस है वो 22 सितंबर को लागू किए जाएंगे, 5% और 18% में। और जो 40% वाला टैक्स है उनको इन फ्यूचर लागू किया जाएगा, अभी उस पर डेट को डिसाइड नहीं किया गया है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो कि हमसे डायरेक्ट वसूला जाता है, जिस पर लगा है उसी को भरना है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, जब हमारी इनकम होती है तो उस पर टैक्स भी हमको ही देना पड़ता है, यह है डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सर्विसेज या प्रोडक्ट के माध्यम से हमसे वसूला जाता है। जैसे हम कोई चीज लेने गए, हमने शैम्पू बॉटल खरीदी या कुछ भी ऐसी चीज खरीदी, उस पर जीएसटी, हम होटल में खाना खाने गए, उस पर जीएसटी लगता है, तो ये सर्विसेज पे या प्रोडक्ट पर हमको देना पड़ा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो जीएसटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जिसने इसे बनाया है, प्रोड्यूस किया है, उस पर नहीं लगता, बल्कि जो कंज्यूम कर रहा है, सामान का यूज कर रहा है, उसे देना पड़ता है। जब हम कुछ खरीद के लाते हैं तो हमको उस पर जीएसटी देना पड़ता है, कंपनी को नहीं देना है, समझना। जीएसटी के लिए पॉलिसीज, टैक्स रेट, ये सारे काम जीएसटी काउंसिल करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279 के
सब क्लॉज ए में। और जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मतलब वर्तमान में निर्मला सीतारमन। 3 तरीके के जीएसटी हैं, एक होता है सीजीएसटी सेंट्रल का, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और जब हम आईजीएसटी की बात करते हैं तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और बाद में फिर इससे बांटा जाता है स्टेट और सेंट्रल के मध्य में, ठीक है ना। जब ये आईजीएसटी है ना, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाता है। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर स्टेट जाती है तब इस पर लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 279 के सब क्लॉज ए में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया, यह आर्टिकल मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये काफी पूछा जाता है ना जीएसटी काउंसिल का, तो याद रखना इसको। 279 सब क्लॉज ए। 2016 में ही इसका गठन किया गया था क्योंकि अमेंडमेंट 2016 में आया था, 101वां संविधान संशोधन 2016, ठीक है। जीएसटी को लेकर पॉलिसीज जीएसटी काउंसिल के द्वारा बनाई जाती है। 33 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर होते हैं सेंटर के, 31 मेंबर 28 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है 3 वहां से आते हैं। और इसके अलावा चेयरमैन कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। दो जीएसटी स्लैब बची है, 5% और 18%। आगे, मदर मेरी कम्स टू मी किताब को हाल ही में लॉन्च किया गया। किताब को किसने लिखा है? मदर मेरी कम्स टू मी किताब को लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय बहुत ही फेमस ऑथर है ना। इन्होंने इस किताब को लिखा, केरल के कोची से इसे अभी लॉन्च किया गया। और ये जो किताब है अरुंधति रॉय की पहली स्मृति चरित्र है। अपनी माँ के साथ अरुंधति रॉय की जो मदर है मेरी रॉय, उनके साथ अरुंधति रॉय के जो रिश्ते थे, जो उनके अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस है उनकी लाइफ के, उनको साझा किया है मदर मेरी कम्स टू मी नाम की बुक में अरुंधति रॉय ने। वैसे अरुंधति रॉय बेसिकली बिलोंग करती है मेघालय के शिलोंग से, शिलोंग की रहने वाली है। बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर, काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। जैसे बुकर प्राइज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको 1997 में दिया गया था। ये बहुत ही फेमस बुक है और काफी पूछी जाती है एग्जाम में। साहित्य अकादमी अवार्ड द अलजब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस के लिए इनको 2006 में दिया गया था। और पेन पिंटर अवार्ड भी 2024 में अरुंधति रॉय को दिया जा चुका। तो अभी जो इनकी रिसेंटली बुक लॉन्च की गई वो है मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय, इंडियन ऑथर, मेघालय के शिलोंग की रहने वाली। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 रैंकिंग में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंडिया में अभी एक रैंकिंग को लॉन्च किया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। अब इसमें इंडिया का सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये है आईआईटी मद्रास। आंसर सी। देखिए काफी सारी कैटेगरीज है इसमें, समझना। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो फ्रेमवर्क या रैंकिंग जारी की है, बहुत सारी कैटेगरीज है अलग अलग। इसके अलावा एक होती है ओवरऑल रैंकिंग, मतलब सारी जो बोल सकते हैं हम जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनको मिलाकर एक ओवरऑल कैटेगरी बनाई जाती है। और इसमें टॉप पर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन आया है आईआईटी मद्रास को फर्स्ट पर रखा गया। वैसे इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी ही हमसे पूछी जाएगी तो इसमें भी आईआईटी मद्रास पहले स्थान। सेकेंड पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, और थर्ड पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। पहले पर मद्रास का आईआईटी, चेन्नई में तमिलनाडु में स्थित। रैंकिंग टोटल 17 कैटेगरीज में दी जाती है, अलग अलग कैटेगरीज, जैसे इंजीनियरिंग कैटेगरीज है ना, साइंस कैटेगरी, तो इसे 17 अलग अलग कैटेगरीज है और इनको मिला के बनाई जाती है ओवरऑल कैटेगरी। इसमें मद्रास का आईआईटी पहले नंबर पे आया। अब देखिए जो रैंकिंग है ना, इसके लिए इंस्टीट्यूशन को 5 अलग अलग पैरामीटर्स पर रैंक किया जाता है। जैसे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस कितने अच्छे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को कितना बढ़ावा दिया जाता है, इन पर कितना ज्यादा काम होता है, ग्रेजुएशन आउटकम्स कितने अच्छे हैं, मतलब जो छात्र यहाँ से पढ़ के निकलें उनको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कितनी अच्छी मिलती है, उनके बेस पर भी इंस्टीट्यूशन को देखा जाता है ना। मतलब
कॉलेज के बाद हमको अच्छी कंपनीज ले रही है कि नहीं, है ना, हमारा रिक्रूट हो पा रहे हैं कि नहीं अच्छी जगह पर, तो ये सब भी देखा जाता है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, अगर हम हर वर्ग और क्षेत्र के छात्रों को मौका मिलता है कि नहीं, है ना, परसेप्शन कैसा है समाज में या फिर कॉलेजेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, इन अलग अलग 5 पैरामीटर्स पर इंडिकेटर दिए जाते हैं और इन पर ही देखा जाता है इस पर्टिकुलर रैंकिंग को। ठीक है, रैंकिंग कौन जारी करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कार्य करता है, ये इस रैंकिंग को हर साल जारी करता है। और सबसे पहली बार अगर हम इस रैंक की बात करें 2015 में इसकी शुरुआत की गई। जमैका के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? जमैका एक कैरिबियन कंट्री है ना, इसके नए पीएम बने हैं एंड्रयू होलनेस। जमैका में एंड्रयू होलनेस वहां की जमैका लेबर पार्टी के नेता हैं। अभी इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की और लगातार तीसरी बार जमैका के पीएम बने हैं। पहली बार 2016 में जमैका के पीएम बने थे और फिर उसके बाद ये लगातार तीसरा कार्यकाल है 2025 में जमैका के पीएम के रूप में एंड्रयू होलनेस का। कैरेबियन कंट्री, कैपिटल है किंगस्टन। अगर हम मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं तो आप ये दक्षिण में जाएंगे, देखो ये वेनेजुएला और आपको यहाँ पर वेनेजुएला दिख रहा है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये है आपका इसके उत्तर में कैरिबियन सी। और अगर हम थोड़ा सा मैप और देखते हैं तो उधर हमको ये मैक्सिको तो दिख ही रहा है, तो ये इधर हमको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो कैरेबियन सी है, यहाँ पर काफी सारे कैरेबियन आइलैंड है जिस पर अलग अलग छोटे छोटे देश है। फॉर एग्जाम्पल जमैका, क्यूबा, है ना, काफी सारे। तो इनमें से जमैका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जमैका के पीएम बने हैं एंड्रयू होलनेस और इसकी कैपिटल है किंगस्टन। लोकेशन समझ में आ गई? कैरेबियन आइलैंड पर स्थित एक देश है जमैका। बथुकम्मा त्योहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है संयुक्त रूप से भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग अलग रीजन में बथुकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो नवरात्रि आती है ना, गरबे वाली नवरात्रि, उसमें बथुकम्मा फेस्टिवल शुरू होता है, गरबे वाली नवरात्रि में। लेकिन ये नवरात्रि के एक दिन पहले शुरू हो जाता है ऑलमोस्ट। और अगर इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम देखते हैं तो ये अष्टमी, जो नवरात्रि की अष्टमी आएगी ना, उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी ये घोषणा की है कि इस साल जो 21 तारीख से बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो 9 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। ये 21 से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, अष्टमी तिथि तक, क्योंकि गरबे आ रहे हैं, है ना, गरबे वाली नवरात्रि आ रही है 21 तारीख को। तो 30 सितंबर जो अष्टमी का दिन होगा उस दिन ये खत्म हो जाएगा फेस्टिवल, 9 दिन तक चलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नवरात्रि में आयोजित किया जा रहा है तो माता जी की पूजा की जाती है ना, माता पार्वती की, है ना, महागौरी के रूप में पूजा की जाती है बथुकम्मा फेस्टिवल। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भैया इस बार ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो रियो कार्निवल आयोजित किया जाता है, जो फेस्टिवल मनाया जाता है, उसकी तर्ज पर हम बथुकम्मा फेस्टिवल को इस बार सेलिब्रेट करेंगे। मतलब वहां पे क्या होता है, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जाती है पूरे शहर में। तो इस साल जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो बथुकम्मा फेस्टिवल पर राज्य में रैलियों का आयोजन करेगी। तो ये रियो कार्निवल फेस्टिवल की तर्ज पर ही मनाने का डिसीजन। फूलों का त्योहार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फूलों की रंगोली बनाई जाती है, माता देवी के जो स्थान होते हैं उनको फूलों से सजाया जाता है। तो महागौरी की पूजा की जाती है देवी पार्वती। फ्लावर फेस्टिवल के रूप में 9 दिन अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं भोगों के लिए। वैसे तो ये हर जगह ही होता है, पर यहाँ पर स्पेशली अलग अलग जो स्थानीय पकवान हैं उनका निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों ही रीजन में से बनाया जाता है। अगर हम बथुकम्मा, एक तेलुगु भाषा का वर्ड है, इसको हिंदी में डिकोड करते हैं तो इसे माँ देवी जीवित हो या फिर मदर गॉडेस कम अलाइव, क्योंकि नवरात्रि में ऐसा माता देवी का प्रकोप माना जाता है, तो फिर ये माँ देवी जीवित हो, ये वर्ड का मीनिंग निकला। वैसे ये एक तेलुगु वर्ड है बथुकम्मा। ठीक है, 9 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है, एसएससी में ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि किसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो ये बथुकम्मा फेस्टिवल। ठीक है,
भारत में हर वर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन, पर आज मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है इंडिया में। और इस दिन किसकी जन्म तिथि है? आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये हमारे जो पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं देश के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे के रूप में, टीचर्स के योगदान को रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे इस दिवस की शुरुआत सबसे पहली बार 1962 में की गई थी। 1962 से ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तब से 5 सितंबर को ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि, बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जा रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है इनको जानना। तमिलनाडु राज्य से आते हैं, दक्षिण भारत से। ये बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है और यहाँ पर वो होते हैं कंफ्यूज। तमिलनाडु से ये आते हैं, भारत के बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, एक फिलोसोफर, पहले वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। 1952 से 1962 तक 10 साल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया और फिर आगे चलकर भारत के दूसरे प्रेसिडेंट बने 1962 से 1967 तक। इन्हें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए इनको 16 बार नॉमिनेट किया गया और नोबेल प्राइज, पीस नोबेल प्राइज के लिए 11 बार नॉमिनेट किया गया इनको। हालांकि कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए, लेकिन इनको इतनी बार नॉमिनेट किया गया। इंटरेस्टिंग। ओके, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि के रूप में 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करते हैं तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर इंडिया में, 5 अक्टूबर नेक्स्ट मंथ पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी एक बार क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। देखिए काफी सारे कोर्सेस वहां पर आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अभी आपको मिल जाएंगे टीचर्स डे के उपलक्ष्य में, आज स्पेशली। तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते कोई भी कोर्सेस, उनके काफी कॉल आते हैं। तो देखिए आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम आपके लिए खड़े हैं। हमारा उद्देश्य है अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंच पाए। इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि सर बहुत ज़्यादा प्राइस है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वैसे तो सभी नॉमिनल है। अगर आप जाकर चेकआउट करेंगे एप्लीकेशन पर तो आज के लिए तो आपको बहुत ही नॉमिनल, जितना हो सकता है उतना नॉमिनल चार्जेस में आपको सभी कोर्सेस मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई हर्डल आता है, आपको अफोर्ड करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारी टीम को कॉल कीजिए। जो भी हमसे हो पाता है वो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक बार आपको ऐसा लगता है तो आप कॉल ज़रूर कीजिएगा और हमारी टीम से आप बात कीजिए। जितना हो पाएगा वो क्रेजी जी के ट्रिक आपकी मदद के लिए उतना आगे बढ़कर आपकी मदद। ठीक है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन पर और कोई भी हर्डल आता है तो कॉल कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एक इंडियन क्रिकेटर है, हालांकि ये ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। अमित मिश्रा इनका नाम है। सारे फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अमित मिश्रा ने, इंडियन क्रिकेटर। ठीक है, दिल्ली से आते हैं बेसिकली और एक लेग स्पिनर बॉलर है। काफी सारे मैचेस खेले हैं वैसे, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं रहे। तो एक तो इन्होंने संन्यास ले लिया अमित मिश्रा ने। इसके अलावा कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, एक तो चेतेश्वर पुजारा, इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था सभी फॉर्मेट से, ये भी इंडियन क्रिकेटर। और एक गौहर सुल्ताना, ये इंडियन फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वैसे चेतेश्वर पुजारा के जीवन पर द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, इस बुक को लिखा है इनकी पत्नी ने, पूजा पुजारा, जो कि इसी साल लॉन्च की गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इन्होंने क्योंकि रिटायरमेंट भी लिया है तो आपको दोनों फैक्ट पता होना चाहिए। और रिसेंटली जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है अमित मिश्रा, इंडियन लेग स्पिनर बॉलर। भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को अनाउंस किया है असम सरकार ने। असम ने खेलों के क्षेत्र में एक नए नेशनल अवार्ड्स की शुरुआत की है 2025 में, भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है,
ये एशियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा पहली बार ही दिए गए, इसी बार इसको दिया गया है 2025 में। और असम के जो पहले अर्जुन अवार्ड विनर है, इनका नाम है भोगेश्वर बरुआ, इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम है। असम के पहले व्यक्ति जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था ऑलमोस्ट 1966 में, भोगेश्वर बरुआ, इन्हीं के नाम पर भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड असम सरकार ने शुरू किए 2025। आपको पता है ये पहली बार 6 कैटेगरी में इस बार दिए गए। 6 कैटेगरी में 3 तो असम के लेवल पर और 3 अवार्ड नेशनल लेवल पर दिए गए। जैसे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल लेवल पर तो ये मनु भाकर को दिया गया, ओलंपिक मेडलिस्ट है शूटिंग में। लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल लेवल पर दिया गया, सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉल खिलाड़ी है। इमर्जिंग प्लेयर का नेशनल अवार्ड दिया गया पेडाब्रत बाराली, एक एथलीट है बहुत ही फेमस, इनको यह अवार्ड दिया गया। 3 असम के लेवल पर, एक तो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन असम के, ये हैं लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग विनर। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में असम के दीपांकर भट्टाचार्य को दिया गया, ये बैडमिंटन खिलाड़ी है असम के। और इमर्जिंग प्लेयर असम के प्रियानुज भट्टाचार्य को दिया गया, स्विमिंग के खिलाड़ी। तो 3 नेशनल लेवल के प्लेयर को दे दिया गया, 3 असम के प्लेयर को दे दिया, तो ये अलग अलग कैटेगरीज ही बना दी। तो 6 कैटेगरी में असम गवर्नमेंट ने ये अवार्ड दिए। भोगेश्वर बरुआ जिनके नाम पे शुरू किया गया, असम के ही व्यक्ति हैं, असम के बहुत ही फेमस एथलीट खिलाड़ी हैं, रनिंग के लिए जाने जाते हैं और एशियन गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके। असम से पहले व्यक्ति, पहले असमी जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था 1966 में। ठीक है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? शिकागो बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इसने हाल ही में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को जारी किया 2025 का। पूरे वर्ल्ड के पर जो आधार पर भी रैंक दी गई है और अलग अलग देशों को भी यहां पर रैंक नहीं बोल सकते, कुछ चीजों को इन्होंने नोट करवाया है, कुछ चीजों के बारे में इन्होंने बताया है पूरे वर्ल्ड के बारे में, स्पेशली किसके बारे में? एयर क्वालिटी। ओके, एयर क्वालिटी से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड के अलग अलग देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिपोर्ट दी है और इंडिया के बारे में भी काफी सारी चीजें अपनी इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया। रैंक नहीं है इस इंडेक्स में, डायरेक्ट 1 2 3 ऐसी रैंक नहीं है, तो रैंक की बात नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया ये इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो ये देखिए कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को किसने जारी किया है, तो इसको जारी किया है किसने? एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन ने। ठीक है, अब देखिए दुनिया की एयर क्वालिटी के संबंध में ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। एयर क्वालिटी कितनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है या उसका किसी भी देश के लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उसके बारे में ये डेटा देता है। तो वर्ल्ड के बारे में भी इन्होंने डेटा रिलीज किया, इंडिया के बारे में भी रिलीज किया है। हम इंडिया की बात करेंगे स्पेशली। तो भारत के बारे में इन्होंने कहा है कि एयर पॉल्यूशन के कारण हर इंडियन की जो औसत एज है वो 3.5 साल कम हो रही लगभग। एयर क्वालिटी खराब है, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया है ना, वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रीजन है दुनिया का। इसके अलावा भारत में 544 मिलियन पीपल, 544 मिलियन, ऑलमोस्ट ये 39% पॉपुलेशन होगी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से अगर हम देखेंगे तो। ये बहुत खराब जो पॉल्यूशन लेवल है पूरे इंडिया के अलग अलग शहरों में, उससे सफर कर रही है। मतलब 39% इंडिया की जो आबादी है ना, उनको सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही एयर क्वालिटी खराब होने के कारण। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है, यहां पर जो रह रहे हैं ना उनकी औसत एज 8.2 साल तक कम हो रही है, ये कहा है इस रिपोर्ट में। दिल्ली के बाद बिहार का नंबर आता है जहां पर एयर पॉल्यूशन के कारण 5.6 ईयर उनकी उम्र कम हो रही है। तो ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स से, देखिए डेटा है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था इंपॉर्टेंट है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, शिकागो यूनिवर्सिटी, शिकागो की संस्था है। 2018 में इसने इस इंडेक्स को शुरू किया था। एयर पॉल्यूशन से जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है अलग अलग देशों में, उसको ये मेजर करता है। ठीक है, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूशन शिकागो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर। प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट सेमेरू कहां स्थित है?
तो इस ज्वालामुखी में एक दिन में 2 बार उद्गार देखने को मिला है, 2 बार विस्फोट देखने को मिला है। ये बहुत ही फेमस वॉल्केनो माउंट सेमेरू, और ये देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। पता है, भारतीय जो शास्त्रीय ग्रंथों में एक पर्वत का उल्लेख देखने को मिलता है, माउंट जो सुमेरु पर्वत है, बस उसी से इंस्पायर होकर ये नाम है माउंट सेमेरू। ठीक है, तो वॉल्केनो में एक दिन में 2 बार उद्गार हुआ, ईस्ट जावा आइलैंड पर ये लोकेटेड है। एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें हाल ही में 2 बार उद्गार देखने को मिला एक दिन में। हिंदू धर्म के सुमेरु पर्वत के नाम पर माउंट सेमेरू का नाम रखा गया है। तो 3676 मीटर की ऊंचाई पर इंडोनेशिया के ईस्ट जावा आइलैंड पर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। 17,000 द्वीप एक साथ देखने को मिलते हैं इंडोनेशिया में। इसमें इसकी कैपिटल है जकार्ता, और प्रबोवो सुबियांतो वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है, अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा द्वीप है ना, साउथ ईस्ट एशिया का देश है, कैपिटल जकार्ता। तो ये 5 सितंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज भी कर लेते हैं एक बार। कपास किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कपास किसान एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने। फिर भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इससे लॉन्च किया गया असम राज्य में, पहला गिद्ध पोर्टल इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू की गई? इसको शुरू किया है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जिसे शॉर्ट में एपिडा कहा जाता है। एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए कौन? संजय सिंघल। नारियल किसानों के लिए फाइनेंशियल हेल्प बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये देखने को मिलेगा हमको बोर्ड कोची केरल में। करम पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इंडिया के मध्य राज्यों में, मतलब यहां पर ऑप्शन में झारखंड सही आंसर होता है। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया? तो यह स्वर्णमुखी रिवर है। फिर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में किया जा रहा है। और प्रतिष्ठित आगा खां पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको दिया जाता है। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, संसद के दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और यह प्रावधान आर्टिकल 108 में देखने को मिलता है। 1905 में बंगाल का विभाजन, उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और पार्लियामेंट का शून्य काल का जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया का ही है। 1962 में इंडियन पार्लियामेंट में से शुरू किया गया था। तो इंडिया का ही एक बोल सकते हैं हम इनिशिएटिव है, एक इनोवेशन है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में इसका यूज किया जाने लगा आगे चलकर, 1962 में शुरू किया गया। और जो पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने का सेकेंड आवर होता है शून्य काल के बाद, जो प्रश्न काल होता है उसके बाद शून्य काल हमें देखने को मिलता है। तो ये 12 बजे के आसपास देखने को मिलता है। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो जाते हैं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में नामित किया गया? और मराठा साम्राज्य के अष्टप्रधान में प्रधानमंत्री के समकक्ष पद का क्या नाम था? ये तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए, पॉज करके आराम से देख लीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, आज टीचर्स डे, तो आप सभी के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।